नमस्कार, राधे राधे। आज हम एसएसटी के कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे। पहले भी हम एक भाग कर चुके हैं। आज हम दूसरा भाग करेंगे, जिसमें हमारा पहला प्रश्न है, अजंता में गुफाओं की संख्या है। ऑप्शन ए 42, ऑप्शन बी 20, ऑप्शन सी 25, ऑप्शन डी 30। तो इसमें हमें ऑप्शन बताना है कौन सा सही है। तो अजंता में गुफाओं की संख्या की बात की जाए तो सबसे पहले अजंता की गुफाओं की 1993 ईस्वी, कितना 1993 ईस्वी में 93 ईस्वी से यूनेस्को के जरिए, जो एक देश है यूनेस्को, इसके जरिए विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। जो अजंता की गुफाएं हैं, इसको कितनी सन 1993 ईस्वी में यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र में स्थित हैं। जो अजंता की गुफाएं हैं किसमें? महाराष्ट्र में स्थित हैं। महाराष्ट्र, ठीक है, इसको नोट कर लेना आप। तो इसमें हमें ऑप्शन बताना है। तो अजंता में गुफाओं की संख्या हमारी 30 है, जो कि हमारा ऑप्शन डी है, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न है, बिंदु की मृत्यु के समय अशोक किस स्थान का वायसराय था? तो हमें बताना है जो अशोक था किस स्थान का वायसराय था। ऑप्शन ए तक्षशिला, ऑप्शन बी उज्जैन, ऑप्शन सी सौराष्ट्र, ऑप्शन डी तोसाली। तो इसमें हम देखते हैं कि जो बिंदुसार थे, तीसरे मौर्य सम्राट थे। जो बिंदुसार थे वो तीसरे मौर्य सम्राट थे। इन्होंने 297 ईसा पूर्व तक शासन किया था। कितने? 297 ईसा पूर्व तक इन्होंने शासन किया था। जो बिंदुसार की मृत्यु हुई थी, बिंदुसार की मृत्यु के समय जो अशोक था वो उज्जैन का वायसराय था। कहाँ का? उज्जैन का। तो हमारा जो ऑप्शन बी है सही हो जाएगा, उज्जैन। ठीक है, अगला सवाल, अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न है, किस सम्राट के शासनकाल में हूणों ने प्रथम बार आक्रमण किया था? मतलब वो कौन सा सम्राट था जिसके शासनकाल में, राज्यकाल में जो हूण थे उन्होंने पहली बार आक्रमण किया था? तो इसमें ऑप्शन ए है यशोवर्मन, ऑप्शन बी है रामगुप्त, ऑप्शन सी है कुमारगुप्त, ऑप्शन डी है चंद्रगुप्त द्वितीय। तो इसमें हूणों के आक्रमण की बात की जाए तो भारत पर हूणों का पहला आक्रमण 458 ईस्वी में हुआ था। कौन से? 458 ईस्वी में हुआ था। और ये आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था? तो जो कुमारगुप्त हैं, सम्राट थे, इनके शासनकाल में हूणों ने प्रथम बार आक्रमण किया था। तो जो हमारा ऑप्शन है कुमारगुप्त, ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, सबसे पहले भारत आया, मतलब सबसे पहले भारत आने वाला यात्री कौन था? फायान, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी ह्वेनसांग, ऑप्शन सी इब्न बतूता, ऑप्शन डी मेगास्थनीज। तो इसमें देखो चारों यात्री भारत आए हुए हैं। जो फायान है वो 405 से लेकर, फायान कितना? 405 से 411 ईस्वी तक रहा था। यह भारत चंद्रगुप्ती, जो चंद्रगुप्त द्वितीय थे उसके शासनकाल में आया था। जो फायान था
चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था, जबकि जो ह्वेनसांग है, ह्वेसांग 630 से लेकर 645 तक रहा था। ये भारत में जब हर्षवर्धन थे उसके शासनकाल में आया हुआ था। ठीक है, अगला दे रखा है तीसरा, इब्न बतूता, ये भी भारत आया था। यह एक अरबी यात्री था जो 1333 कितना 1333 से लेकर 1347 तक। यह एक अरबी यात्री था। इसकी प्रसिद्ध पुस्तक रहला, जो इब्न बतूता है, इसकी पुस्तक का नाम क्या है? रहला, रेहला। ठीक है, याद कर लेना आप लोग। अगला जो हम बात करें मेगास्थनीज की, जो मेगास्थनीज था यूनान का एक राजदूत था। कहाँ का? यूनान का एक राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, जिसने इंडिका पुस्तक लिखी थी। कौन सी? इंडिका। इसने इंडिका पुस्तक लिखी थी। ठीक है, तो इसमें भारत आने वाला सबसे पहला यात्री कौन है? जो ऑप्शन हमारा ए है, फायान, सबसे पहले भारत आया था। कौन आया था? ऑप्शन ए, फायान। ठीक है, आप लोग याद कर लेना। अगला प्रश्न, हर्षचरित के रचयिता थे। जो हमारा हर्षचरित है इसके रचयिता कौन थे? अगर इनकी बात की जाए तो ऑप्शन ए हर्ष दे रखा है, ऑप्शन बी बाणभट्ट दे रखा है, ऑप्शन सी भवभूति दे रखा है और ऑप्शन डी मातक दे रखा है। तो हर्षचरित की बात करें तो हर्षचरित कन्नौज के शासक हर्षवर्धन की जीवनी है। जो हर्षचरित है, कन्नौज के एक शासक थे हर्षवर्धन। कौन थे? हर्षवर्धन। हर्षवर्धन, जिसकी रचना उसके दरबारी कवि बाणभट्ट ने संस्कृत में की थी। जो हर्षवर्धन के दरबारी थे बाणभट्ट, इन्होंने रचना की थी। तो जो हर्षचरित की रचना है, रचयिता है कौन है? बाणभट्ट है। ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है, अगला प्रश्न, चालुक्य वंश के सबसे प्रतापी राजा कौन थे? जो चालुक्य वंश है इसके सबसे प्रतापी राजा कौन थे? ऑप्शन ए जयसिंह, ऑप्शन बी पुलकेशियन प्रथम, ऑप्शन सी पुलकेशियन द्वितीय, ऑप्शन डी रणराज। तो जो चालुक्य वंश का सबसे प्रतापी राजा था वो पुलकेशियन द्वितीय था। पुलकेशियन द्वितीय की उपलब्धियों का विवरण ऐहोल, कौन सा? ऐहोल, ऐहोल अभिलेख से प्राप्त होता है। कहाँ से प्राप्त होता है? ऐहोल अभिलेख से प्राप्त होता है। तो जो हमारा चालुक्य वंश का सबसे प्रतापी राजा था वो हमारा ऑप्शन सी पुलकेशियन द्वितीय हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष थे। जो हमारा संविधान है, भारतीय संविधान है, उसके निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी महात्मा गांधी। तो संविधान की बात की जाए तो जो हमारा संविधान था, हमारा संविधान 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन, कितने? 18 दिन में कुल 165 दिन बैठक की। कितने दिन?
जो हमारा भारतीय संविधान था 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन में बन के तैयार हुआ था। इसकी बैठक 165 दिन चली थी। जो सच्चिदानंद सिन्हा थे इस सभा के प्रथम सभापति थे। लेकिन जो हमारा संविधान है इसके निर्मात्री सभा के अध्यक्ष की बात की जाए तो जो हमारे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हैं वो थे। तो जो हमारा ऑप्शन है ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, भूजल स्रोत है। भूजल क्या है? भूजल के बारे में देखते हैं। भूजल भूमि के नीचे पाया जाने वाला जल होता है। जो हमारी ज़मीन है इसके नीचे जो जितना जल पाया जाता है उसे हम भूजल कहते हैं। वर्षा का पानी, तालाब और नदी जैसे अन्य स्रोतों से पानी मिट्टी के माध्यम से रिसता है। जब बारिश होती है, तालाब ले लो, नदी ले लो या अन्य स्रोत ले लो, तो जो पानी होगा वो मिट्टी के माध्यम से नीचे जाता है और खाली स्थानों और ज़मीन के नीचे गहरी दरारें भरता है। तो इसमें ऑप्शन हमारे दे रखे हैं। ऑप्शन ए वर्षा का जल, ऑप्शन बी तालाब, ऑप्शन सी नदी, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो भूजल स्रोत हमारे देखो वर्षा का जल भी है, तालाब भी है, नदी भी है। इसका मतलब क्या हुआ, जो हमारे विकल्प हैं वो तीनों सही हैं। इसका मतलब हमारा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मकर संक्रांति के समय सूर्य सीधा चमकता है। ऑप्शन ए कर्क रेखा पर, ऑप्शन बी मकर रेखा पर, ऑप्शन सी विषुवत रेखा पर, ऑप्शन डी ध्रुवों पर। तो जो मकर संक्रांति के समय सूर्य की बात की जाए तो ये हमारा मकर रेखा पर सूर्य दोपहर के समय सीधा चमकता है 22 दिसंबर को। कब? 22 दिसंबर। वो सूर्य जब मकर रेखा पर लंबवत चमकता है तो इस स्थिति को मकर संक्रांति कहा जाता है। इस रेखा पर स्थिति स्थायी नहीं होती है, इसमें समयानुसार परिवर्तन आता रहता है। जो ये रेखा होती है मकर संक्रांति वाले दिन, इसकी स्थिति वो स्थायी नहीं होती है, बदलती रहती है समय के अनुसार। ठीक है, तो इसका ऑप्शन जो हमारा है बी मकर रेखा पर। जो मकर संक्रांति के समय सूर्य होता है वो सीधा चमकता है कहाँ, किस पर? ऑप्शन बी मकर रेखा पर हमारा चमकता है। ठीक है, इसको याद कर लेना आप लोग। अगला प्रश्न, भारत का मानक समय निर्धारित किया जाता है। जो भारत का मानक समय है वो निर्धारित कब होता है? तो ऑप्शन ए 80 अंश पूर्व देशांतर से, ऑप्शन बी 90 अंश पूर्व देशांतर से, ऑप्शन सी 23 सही, ये हमारा 23 सही 1/2 अंश लिखा हुआ है। ठीक है, 23 सही 1/2 पूर्व देशांतर से, ऑप्शन डी हमारा 82 सही 1/2 अंश पूर्व देशांतर से। तो जो भारतीय मानक समय है इसकी गणना उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद से की गई है। जो हमारी घड़ी का समय है, भारतीय समय है, अगर उसकी गणना की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश का जो इलाहाबाद है, कहाँ? इलाहाबाद, यहाँ से की गई है। जो 82 अंश 82 सही 1/2 अंश पूर्वी देशांतर से भारत का मानक समय निर्धारित किया गया है। तो जो हमारा ऑप्शन डी है 82 सही 1/2 अंश पूर्व देशांतर से, ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा मूल अधिकार नागरिकों को प्राप्त नहीं है? मतलब जो अधिकार बनाए गए हैं भारतीय संविधान में, जो नागरिक हैं उनको कौन सा प्राप्त नहीं है, कौन सा अधिकार स्वयं नहीं कर सकते हैं?
तो ऑप्शन ए स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन बी संपत्ति का अधिकार, ऑप्शन सी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन डी शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो इसमें बात की जाए तो ऑप्शन बी संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार के रूप में नागरिकों को प्राप्त नहीं है, क्योंकि अब यह एक कानूनी अधिकार है जो अनुच्छेद 300A, कौन सी अनुच्छेद 300A के अंतर्गत आता है। संपत्ति के अधिकार को 44वां, कौन सा 44वां संवैधानिक संशोधित अधिनियम 1978 द्वारा मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया था। कब हटाया गया था इसे? 1978 ईस्वी को। ठीक है, तो इसमें कौन सा मूल अधिकार नागरिकों को प्राप्त नहीं है? तो जो हमारा ऑप्शन बी है संपत्ति अधिकार, ये हमारा विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शेक्सपियर किस देश के नागरिक थे? तो इसमें ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी इंग्लैंड, ऑप्शन सी फ्रांस, ऑप्शन डी आयरलैंड। तो इसमें जो विलियम शेक्सपियर इंग्लैंड देश के नागरिक थे, जो इंग्लिश भाषा के महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध लेखकों में से एक थे। इन्हें इंग्लैंड का राष्ट्रीय कवि और बार्ड ऑफ एवन क्या कहा जाता है? बार्ड ऑफ नेशन, बार्ड ऑफ एवन कहा जाता है। ठीक है, तो जो हमारा ऑप्शन बी है इंग्लैंड, शेक्सपियर किस देश के नागरिक थे? तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, इंग्लैंड। अगला प्रश्न है हमारा, ये तथ्य न्यायालयों के लिए उपयोगी प्रकाश स्तंभ में यह कथन किसका है? ऑप्शन ए MC शीतलवाड़, ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी प्रोफेसर KT शाह, ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। तो जो MC शीतलवाड़ के अनुसार क्या कह रहे हैं? नीति निर्देशक तत्व न्यायालय के लिए उपयोगी प्रकाश स्तंभ है। किसी भी स्वतंत्र राष्ट्र के निर्माण में मौलिक अधिकार तथा नीति निर्देशक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। राज्य के तो इसमें हमारा ऑप्शन ए है MC शीतलवाड़, इसमें ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश के समस्त जिलों में स्कूल चलो अभियान की शुरुआत हुई। जो हमारा उत्तर प्रदेश है, इसमें स्कूल चलो अभियान की शुरुआत कब हुई थी? ऑप्शन ए वर्ष 2001 से, ऑप्शन बी वर्ष 2002 से, ऑप्शन सी वर्ष 2003 से, ऑप्शन डी 2004 से। इसमें अगर बात की जाए तो जुलाई सन 2002 में उत्तर प्रदेश सरकार ने स्कूल चलो अभियान की शुरुआत की थी। उत्तर प्रदेश के समस्त जिलों में स्कूल चलो अभियान संचालित है। तो जो हमारा ऑप्शन बी है वर्ष 2002 करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है गुप्त संवत का प्रारंभ किया था। ऑप्शन ए चंद्रगुप्त प्रथम, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, ऑप्शन डी समुद्रगुप्त।